देखो जो तुम्हारा सिलेबस था उसमें से काफ़ी चीज़ें तो कंप्लीट हो चुकी तुम्हारी है ना, जैसे आर्टिकल और डिटरमिनर्स हो चुके थे तुम्हारे, बताकर करना मेरे को ना। आर्टिकल और डिटरमिनर्स हो गए थे क्या? अच्छा आर्टिकल हो गए थे। आर्टिकल समझते हैं क्या होते हैं? ए एन और जेड। दो आर्टिकल होते हैं कौन से? इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट में क्या क्या आते हैं? ए और एन, और डेफिनेट में दे आर्टिकल। देखो साथ साथ हाँ ना करते चलना। दो आर्टिकल होते हैं कौन कौन से? इंडेफिनेट और डेफिनेट। ही बता दिया था कि तुम्हें सिलेबस में नए वाले स्टूडेंट का नहीं हुआ ना, तुम्हारा नहीं हुआ ना, हाँ तुम्हारा करवा दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा है टेंस। टेंस हो ही गया था, एक बार तो हो गया, दोबारा नए एलिमेंट का नहीं हुआ। टेंस और टेंस का सीक्वेंस। दूसरा है, तीसरा है वॉइस। वॉइस में क्या क्या आता है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नरेशन तुम्हारे शायद सिलेबस में है नहीं, है ना? है क्या नरेशन? वॉइस नरेशन है ना तुम्हारे सिलेबस में? देखो जब देखो नोटबुक बंद कर दो, एक बार इधर देख लो, खाली पेज में लिखने के लिए कहूँ तो बता दूंगा। आर्टिकल हो चुके एक बार। टेंस, वॉइस और नरेशन। देखो टेंस हो जाएगा ना, उसके बाद तुम्हारे वॉइस। वॉइस में क्या क्या होता है? पैसिव वॉइस, पैसिव और एक्टिव वॉइस ये होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। पैसिव वॉइस वो होता है जिसका वर्ब का असर सब्जेक्ट पे पड़े, और एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे पड़े। तो इतना सा होता है, मैं इस बात को बता चुका, दोबारा करवा दिया जाएगा। तीसरा होता है नरेशन। चौथा, नरेशन में क्या क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच वो होता है जो दो लोगों के बीच में बात होती है, उसको तो डायरेक्ट स्पीच में होता है। और दो लोगों के बीच में जो बात हुई है ना, उसको तीसरे को बताना, वो कौन सा कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सा? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, प्रेपोजिशन हो ही गया था नाउन वाले में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, है ना? प्रेपोजिशन पांचवा, प्रेपोजिशन हो ही गया था। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी एंड वाइस वर्सा। देखो हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस बनाना और इंग्लिश से हिंदी बनाना, ये तुम्हें टेंस आगे तो पूरा कर चुके होगे तुम, है ना? देखो टेंस से क्या क्या हो जाएगा? टेंस अगर तुमने पढ़ लिया तो उसके बाद में तुम्हारा वॉइस कंप्लीट हो जाएगा, नरेशन तुम कर लोगे आसानी से, प्रेपोजिशन थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बात कर लोगे तुम, है ना? और एक ये हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, टेंस ही है वो, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम मैंने शीट दे दी जा रही है, हाँ दी जा रही है तुम्हें। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज से क्वेश्चन छांटना, वो भी तुम्हें बता दी जाएगी, लाइन से लाइन पकड़ना, है ना? जैसे तो करते हैं, हाँ नंबर ऐसे। ठीक है, ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, जैसे कोई मीनिंग दे दिया जाएगा, उसका अर्थ पूछा जाएगा, अर्थ दे दिया जाएगा, उसकी मीनिंग पूछी जाएगी, ये है। ठीक है, लेटर राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का है। सिर्फ इसमें क्या पूछा जाएगा? तुम्हें फॉर्मेट पूछा जाएगा ना, पता कहाँ पे लिखा जाता है, वो कहाँ पे लिखा जाता है, फॉर्मेट पे आधारित क्वेश्चन आएंगे, और बाकी कुछ भी नहीं आएगा, तुमसे लिखवाया नहीं जाएगा लेटर वहाँ पे, है ना? फॉर्मेट पे क्वेश्चन आएंगे, जो कि बिल्कुल सरल होंगे। ठीक है, चौथा अगला है इडियम्स, फ्रेजेस और वन वर्ड की शीट दे ही जाएगी तुम्हारे, तो सिलेबस तुम्हारा ज़्यादा लंबा। हाँ, मॉडल्स इसमें कहाँ है? डिटरमिनर्स में ही आ जाते हैं, वर्ब का टॉपिक है ही नहीं तुम्हारे। ठीक है, तो बिल्कुल। और आपने करवा दिया? हाँ, 12th लेवल वाले पे है, शायद मॉडल्स भी है उसमें, है ना? मॉडल्स करवा दिए ना थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत हो रहे हैं जो करवा दूंगा मैं, सभी करवा दूँ। ज़्यादा लंबा सिलेबस तुम्हारा भी नहीं बचा, नए वालों का भी थोड़ा बहुत बच रहा है। टेंस करवा दिए ना, वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना? और उसके बाद मैं एग्जाम्पल देकर बताऊंगा कंप्लीट हो गया तुम्हारा, देखो तुम कर पा रहे हो उस चीज़ को। ठीक है, अब तीसरा है जो मैं आज थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, वो है इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश वाले, ये टॉपिक मैंने अलग से नहीं करवाया था, है ना? इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस देख लो, उसके बाद वो करवा नहीं करवा देंगे। देखो तुम टेंस जिन्होंने पढ़ रखा और नहीं पढ़ रखा उनको भी देखो एक बार भी कॉल करवा देता हूँ, है ना? देखो मैं अगर मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा रवि बाइक से रोज, रवि बाइक से रोज स्कूल
जाता है। ऐसा तुम्हारे हिंदी में आ गया पेपर, है ना, हिंदी में आ गया। इसको ट्रांसलेट करना है इसमें इंग्लिश में, और इंग्लिश में ट्रांसलेट इसको करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी तुम्हें, टेंस की, है ना। और टेंस कैसे चेक करना है तुम्हें, इस वाक्य के अंत में, है ना। हिंदी वाक्यों के अंत में अगर ता है, ती है, ते है आ जाए तो टेंस कौन सा होता है वहां पे, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट, और प्रेजेंट के इंडेफिनिट में वर्ब कौन सी काम आती है बताओ। जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है ना, ऐसे वर्ब की कौन सी फॉर्म काम आती है, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे ही लग जाता है उसमें, यही होता है ना। तो देखो यहाँ प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। जैसे अब स्कूल जाता है, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं है, नहीं लिखा है इसमें, नहीं ना, नहीं सब दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा, तो ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव को हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में एस या एस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, और उसके बाद में वर्ब ऑब्जेक्ट। ये इसका पैटर्न होता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट, ठीक। प्रेजेंट, अब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रवि, क्या है, रवि। उसके बाद में वर्ब, और वर्ब हिंदी वाक्यों के अंत में मिलेगी तुम्हें। स्कूल जाता है, जाना, आना, खाना, पीना, धोना, रोना, सब किस में आते हैं, वर्ब में, वर्ब में आते हैं नहीं। तो रवि, अब वर्ब लिखनी है अपन को, जाता है, जाता है। जाने के लिए स्पेलिंग क्या होती है, गो। तो रवि सिंगुलर है प्लूरल बताओ, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। अगर अच्छा मेरे को ये बताओ, वर्ब में अगर ऐसी लगे तो सिंगुलर बनती है प्लूरल, सिंगुलर। बहुत अच्छे से बताया तुमने। देखो याद कर लेना, वर्ब है ना, वर्ब, उसमें अगर तुम्हें एस या एस लगाना पड़े तो वो होती है सिंगुलर। कैसी होती है, सिंगुलर, ठीक है। और नाउन, इसमें अगर तुम्हें एस या एस लगाना पड़े तो वो कैसी होती है, प्लूरल। कैसी होती है, प्लूरल। एग्जांपल देख लेना, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो बॉय, क्या लिख रहा हूँ, बॉय। अगर मैंने इसमें एस लगा दिया तो क्या बनाएंगे, बॉयज बन गया क्या। अच्छा, यहाँ पे तो एक लड़का था, बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के हो गए, मतलब नाउन में अगर एस लग गया तो प्लूरल हो गई ना। कैसी हो गई ये, प्लूरल। मैंने यहाँ पे लिखा गो, और गो में अगर एस लग गया तो क्या बना बताओ, गोज। गोज कैसी होती है, सिंगुलर। क्यों, इधर देखो, ही के साथ गो आता है, गो जाता है बताओ, गोज। क्योंकि ही कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर। तो ही के साथ क्या आता है, गोज। अगर प्लूरल होता तो इसके साथ क्या आता, समझ में आ गया। अगर वर्ब में ऐसी एस लग जाए तो सिंगुलर कहलाती है। अब देखो यहाँ पे रवि सिंगुलर है ना, रवि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और वो आएगा गोज। बताओ, गोज क्या आएगा, गोज। कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट आएगा, कहाँ जाता है, स्कूल, गोज टू स्कूल। किससे जाता है, बाइक से, है ना, बाइक, कब जाता है, डेली जाता है, रोज। ये तुम्हारा हिंदी से इंग्लिश का सेंटेंस बन गया। समझ में आया। ऐसा तुम्हारा एक टॉपिक है सिलेबस में, और ये किससे कवर होगा, टेंस से, है ना। टेंस पे अच्छे से ध्यान दे लेना, दोबारा से करवाया जाएगा। देखो प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट था ना, उसका सेंटेंस हो गया, ठीक है। अगर तुम चाहो तो जल्दी से फटाफट लिख सकते, कितनी देर में लिख सकते हो लोग, 2 मिनट ज्यादा हो जाएंगे, 1 मिनट में लिखो फटाफट। अभी पेज ही नहीं खुला तुम्हारा, फटाफट लिखो। देखो ये तो था प्रेजेंट का इंडेफिनिट। दूसरा, अगर हिंदी वाक्य तुम्हारे प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस से आ जाए, इससे आ जाए प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान क्या होती है वैसे, वर्ब क्या काम आएगी इसमें, एम आर, इसके साथ वर्ब में आईएनजी, ये होगा ना। और किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ, जैसे ही, सी, और बोलते जाएगा, इट, नेम, बोला करो साथ साथ। आर किसके साथ आता है, बी, दे, यू और आई के साथ भी आता है क्या, एम आता है इसके साथ।
और इन सब के साथ वर्ब कैसी काम आती है, आईएनजी। ठीक है, जैसे तुम्हारे सामने सेंटेंस है, कभी भी ऐसा दे दिया जाए कि सरकार गरीबों के लिए, गरीबों को राशन दे रही है। अब बताओ पहचान हिंदी वाक्यों से कहां से करोगे? ऐसा बिल्कुल आएगा तुम्हारे ना परीक्षा में, ऐसा ही लिखा है ना, हिंदी वाक्य लिखा होगा, ऑप्शन में इंग्लिश लिखे होंगे, ये तुम्हारा टॉपिक है सिलेबस का। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा हूँ, टेस्ट नहीं, इस टेस्ट पे करवा रहा हूँ। कौन सा? हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है, सरकार गरीबों को राशन दे रही है। रही है मतलब प्रेजेंट का कॉन्टेक्स्ट। देखो इधर ध्यान देना, रही, रहा है और रहा था, दो अंतर होते हैं इसमें, है ना। और रहा होगा, कौन सा होगा? रहा होगा। ये तो कौन सा टेंस है? और ये आ गया समझ में? वेरी गुड। अब जहां भी तुम्हें ये दिख जाए रहा, तो वहां पे तो वर्ब में कौन सी लगेगी? आईएनजी फॉर्म। ये डेफिनेट बात, ठीक है। कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी फॉर्म। सिर्फ है, था और होगा, इसके अनुसार सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेगी। अगर ये प्रेजेंट में तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे? वॉज, अच्छा इजएमआर, क्या आएगी यहाँ पे? इजएमआर। था है तो वॉज वर्ब, और होगा मतलब विल बी, शैल बी। समझ में आ गया क्या? आ गया क्या समझ में? ठीक है, यहाँ से पूरे टेक्स्ट कवर कर जाएंगे तुम्हारे जितना। सरकार, सबसे पहले क्या लिखूं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। अब वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी? बताओ। हेल्पिंग वर्ब, क्या कौन सी वर्ब आएगी? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम आती है यहाँ पे? इजएमआर। और सरकार कौन सी है? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ क्या काम आएगा? इज। गवर्नमेंट इज राशन दे रही है। देना, गिव, गिव ही होता है ना देना। हाँ, गिविंग राशन टू पुअर, टू द पुअर कर दो, है? हाँ जी, पॉवर्टी तो गरीबी होती है, वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पे अगर गरीब, अच्छा गरीबी को राशन थोड़ी दिया जाता है, गरीब लोगों को राशन दिया जाता है ना। स्टारवेशन भी गरीबी होती है ना, पॉवर्टी भी गरीबी होती है, स्टारवेशन भी गरीबी होती है। ब्लू पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, है? बीपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? बिलो पॉवर्टी लाइन। एपीएल की अबव पॉवर्टी लाइन। बिलो मतलब नीचे, अबव मतलब ऊपर। तो ये हो गया। अच्छा लिखने की जरूरत नहीं है इसको, है ना? समझ में आ गया ना तुम्हारे? अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि ऐसा लिखा मिल जाए तुम्हें कि वह एक नहीं खाता है, क्या है? वह केक नहीं खाता है। अच्छा इसका इंग्लिश वर्जन क्या होगा बताओ? इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका सबसे पहले, अच्छा मुझे बताओ टेंस कौन सा है इसमें? कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों? ता है की है, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? ही। ठीक है, ही के बाद में प्रेजेंट तो इंडेफिनिट होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या काम आती है बताओ? डू और डज काम आती है। देखो मैंने अभी बताया था ना, जिस वर्ब में एस या एस लग जाए वो सिंगुलर, और जिसमें ना लगे वो कैसी? प्लूरल। इसमें कौन सी में एस लग रहा है? डज में, तो ये कौन सी हो गई? सिंगुलर। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ काम आएगी, है ना। और डू में नहीं लग रहा तो कौन सी काम आएगी? प्लूरल के साथ काम आएगी। ठीक है, अब बताओ ही सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा? डज, नॉट, ईट। अच्छा मुझे बताओ ईट होगा कि ईटिंग होगा? याद रखना डू और डज होती है ना, और डिड होता है, इनके साथ वर्ब हमेशा कैसी आती है? फर्स्ट फॉर्म प्लूरल। कैसी आती है?
प्लूरल, ना तो इसमें एस लगता है, ना ईडी लगता है, ना आईएनजी लगता है ना। हाँ, ना तो देखो याद रखना डू डज और डिड के साथ ना तो आईएनजी फॉर्म लगती है, ना ईडी फॉर्म लगती है, ना ही एस लगता है। कैसी लगती है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म प्लूरल। अब कुछ ईट्स कर सकता था क्या यहाँ पे मैं? नहीं, ईट आगे क्या लिखा था? एक। लिखना था ये, मैं जो बोलूँ वो तो लिख ही लेना। ये वाली चीज लिखो, डू डज डिड वाली, ये कुछ नहीं लिखा हो। एक शॉप देखो ऐसे ही आएगा, सीट बन रही है, उसमें सीट तैयार हो रहा है तुम्हारे लिए भी सवाल। हाँ देखो सेंटेंस देखना, सी गो फॉर एंड गो। तुम्हारे सामने एक सेंटेंस है, पढ़ो इसको अच्छे से। सी डॉट फॉर गो फॉर एंड गो, मतलब वो घूमने के लिए बाहर नहीं जाती, घूमने के लिए नहीं जाती। इसमें कुछ एरर दिख रहा है तुम्हें? बताओ क्या है? डू नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? लेजेंड। क्यों? क्योंकि सी तो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या आता है? डज। क्या आता है? डज। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? डज। समझ में आ गया? बहुत जल्दी करके समझिए, इसका मतलब बहुत ही क्लियर। ठीक है, अब इसका बताओ मुझे अर्थ क्या होगा हिंदी में? हाँ, वह घूमने के लिए नहीं जाती है। क्यों जाती है क्यों लगाया? क्योंकि डजंट होता है तो कौन से टेंस में आती है बताओ? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट के इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? समझ में आ गया? देखो वह 2 दिन से कॉलेज जा रही है। अब इस पे ध्यान देने की बात यह है कि वह 2 दिन से कॉलेज जा रही है, मतलब जा रही है मतलब कॉन्टिन्यूस तो है, जा रही है वही आ गया ना, कॉन्टिन्यूस तो है। कॉन्टिन्यूस के साथ साथ टाइम भी दे रखा है, टाइम दे रखा है तो परफेक्ट है। परफेक्ट क्यों? क्योंकि पहले से जा रही है ना, तो परफेक्ट वाला टेंस लगेगा इसमें। तो कौन सा टेंस है बताओ उसमें? हाँ, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है बताओ मेरे को? हैज बीन, हैज बीन। वेरी गुड, हैज हैव बीन, और वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद में टाइम। टाइम में क्या लगता है? सिंस और फोर। क्या क्या लगता है? सिंस और फोर। अच्छा, सिंस और फोर का तुम्हें अच्छे से पता है किस किसके साथ यूज होता है? सिंस और निश्चित समय के, हाँ, और फोर अनिश्चित समय के लिए। देखो सिंस और फोर का तुम्हें अच्छे से बता दो, इसके बाद तुम कभी नहीं बोलोगे और उसको लिख भी लेना, ठीक है? हाँ, इसके बाद कुछ बचेगा भी नहीं इसमें भाई, तुम सोचो इसके बाद सर। अच्छा पहले इसको बना लो, वह 2 दिन से कॉलेज जा रही है। सबसे पहले क्या लिखें इसके? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ पे? सी। जा रही है वही क्या आएगा? हैज भी। सी के साथ हैज आता है, हैज। क्योंकि देखो हैव तो होता है ना, ये प्लूरल के साथ काम आता है। किसके साथ काम आता है बताओ? प्लूरल के साथ। हैज सिंगुलर के साथ काम आता है, ठीक है? देखो सी सिंगुलर है, क्या आएगा इसके साथ? हैज बीन गोइंग टू कॉलेज। कितने दिन से जा रही है? 2 दिन से। 2 दिन कोई निश्चित समय है क्या? नहीं, अनिश्चित है। तो अनिश्चित के साथ क्या आता है? 4 2 days। अगर
डिसिप्लिनार मानो तो 2 दिन से समय की अवधि बताने के लिए फॉर का यूज किया जाता है और समय की बिंदु शुरुआती समय बताने के लिए सिंस का यूज किया जाता है। एक बार इसको नोट कर लो और फिर मैं सिंस और फॉर के बारे में बताता हूँ। देखो कोई भी समय बताने के लिए 3 वर्ड होते हैं, कौन से? सिंस, फॉर और फ्रॉम। ठीक है, जहाँ भी सेंटेंस में तुम्हें हैज, हैव और हैड ये दिख जाएगा, ठीक है, या तो ये दिख जाए या इनके साथ भी ये दिख जाए, तो इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ किसका यूज किया जाता है? सिंस और फॉर का। ठीक है, अगर तुम्हें सेंटेंस में ये नाम दिखे या तो सेंटेंस होगा इसमें तो फ्यूचर में विल दिख जाए, शैल दिख जाए, ठीक है, इनके बाद किसका यूज होगा? फ्रॉम का। जैसे मैं कहूँ कि 2 दिन बाद से मैं ये कर रहा हूँगा, तो क्या आएगा वहाँ पे? फ्रॉम 2 days आई विल बी डू दिस, है ना, मैं 2 दिन बाद से ये कर रहा हूँगा, तो वहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, मैं 2 दिन बाद से ये कर रहा हूँगा, इसका कैसे बनेगा सेंटेंस? आई विल हैव बी डूइंग दिस फ्रॉम 2 days। ठीक है, क्योंकि उसमें भी फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा ना, और फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग में क्या होती है? विल हैव और शैल हैव बी, ये होती है ना। ये शायद तुमने भी पढ़ा होगा, पढ़ी है ये उसकी हेल्पिंग। अपन को ध्यान देना सिर्फ सिंस और फॉर के बारे में, ये तो निश्चित है फ्रॉम, है ना, तो सिंस और फॉर किसके साथ यूज होगा, तो पहले देख लेते हैं सिंस का, और सिंस का देखने के बाद फॉर का अपने आप पता लग जाएगा इसके साथ। तो कैलेंडर के जितने भी समय होते हैं ना, कैलेंडर के जितने भी समय होते हैं कौन से? जैसे देखो डे में क्या क्या आते हैं? मंडे, संडे, इन सब के साथ क्या यूज होगा? सिंस। साथ साथ बोलते चलना। निशा फोन पे ध्यान है तुम्हारा? इधर देखो, डेट्स 7th of May, 8th of July, इनके साथ में किसका यूज होगा? सिंस का। अरे सबके साथ सिंस का यूज हो रहा है, फोर को भूल जाओ, ठीक है। डे के साथ किसका यूज होगा? सिंस का। डेट के साथ किसका यूज होगा? सिंस का। कोई भी अगर मंथ दिख जाए तुम्हें, MONTH, मंथ, महीना, जैसे जनवरी, अप्रैल, मई, इन सब के साथ किसका यूज होगा? सेंस का। अगर ईयर, जैसे 2003, 1998, अगर ये दिख जाए उसके साथ में किसका यूज होगा? सिंस का। तुमने बड़ी बड़ी दुकानों में देखा होगा सिंस 1998 ऐसा लिखा हुआ होता है, बड़ी पुरानी दुकान उस पर, भाई इतने दिनों से चली आ रही है ना, सिंस 1998, सिंस 1965, सिंस 2003 ऐसा लिखा होता है, सिंस लिखा होता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। ऑकेजन, ऑकेजन का मतलब क्या होता है? ऑकेजन होता है अवसर, जैसे दिवाली, ईद, होली, है ना, हाँ, डे में आ गया ना वो, इंडिपेंडेंस डे, डे में आ गया ना वो, ओकेजन भी है वो, ओकेजन भी है, दोनों में आ गया, दोनों सिंस में आ गया। और देखो yesterday वगैरह? यस्टरडे के साथ भी सिंस आता है, मैं लिखवा देता हूँ, देखो यस्टरडे टुमारो के साथ तो फ्यूचर में आ गया ना, उसके साथ तो फ्रॉम आएगा। अरे लास्ट टाइम, लास्ट मंथ तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया, सिंस होगा उसके साथ। बिगिनिंग, शुरुआत से, इसके साथ भी क्या यूज होगा बताओ? सिंस। इन सब के साथ भी क्या यूज होता है? सिंस का। और देखो ओकेजन में क्या क्या आ गए, देखो इंडिपेंडेंस डे आ गया, है ना, रिपब्लिक डे आ गया, वैलेंटाइन डे आ गया, सबके साथ भी इसका यूज होता है सिंस का। और देखो स्टेज ऑफ लाइफ,
जीवन की अवस्थाओं के साथ, हमारी से चल रहा स्टेजेस ऑफ लाइफ, इनके साथ भी किसका यूज होता है? सिंस का। जैसे चाइल्डहुड, एडोलसेंस, किशोरावस्था, बचपन, इनके साथ में किसका यूज होगा? सिंस का। पार्ट ऑफ डेज, दिन के किसी भी पहर के लिए, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, इन सब के साथ भी किसका यूज होगा? सिंस का। क्लॉक, घड़ी के किसी समय के लिए, जैसे 7 AM, 8 PM, इन सब के साथ भी किसका यूज होगा? सिंस का। अब इसके अलावा जितने भी बच गए ना, उसके साथ किसका यूज होता है? और का। देखो न्यूमेरिकल वर्ड होते हैं ना जितने भी, जैसे 2 days, ठीक है, 2 hours, 3 years, इन सब के साथ किसका यूज होगा? फॉर। ठीक है, ये जितने भी हैं, इनके अलावा जितने भी बच गए उनके साथ से किसका यूज होगा? फॉर का। और उसके ऊपर पूरा निकाल दो। देखो, he win several accolades for music composition. He win several accolades. देखो several होते हैं मतलब बहुत, है ना? several मतलब अधिक के लिए आता है। accolades मतलब होता है पुरस्कार। क्या होता है? पुरस्कार। For music composition, म्यूजिक कंपोजिशन को समझते ही हो ना? बताओ इसमें सेंटेंस में गलती क्या है? अकोलेट्स में एस आएगा क्योंकि बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं उसने, एक तो जीता नहीं, आएगा अकोलेट्स में तो एस। और कंपोजिशंस में भी ऐसा आएगा, बहुत सारे कंपोजिशन किए उसने। और इसके अलावा गलती बताओ, बताओ मीन्स क्यों आएगा? सही कह रहे हो, बताओ क्यों? हाँ, ही कैसा है? सिंगुलर है ना, और सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है, और वर्ब सिंगुलर करने के लिए उसमें ऐसी एस लगाना ही पड़ता है तुमको, है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? मीन्स। डॉक्टर लोग दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ उत्तर में। लास्ट कहाँ तक कवर किया था? ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली, कभी कभी। ये होता है क्या? ओकेजनली मतलब कभी कभी। ठीक है, 26 पुट वंस फूट डाउन। पुट वंस फूट डाउन। फुट मतलब रखना, वंस मतलब किसी का, मतलब अपना, फूट मतलब पैर नीचे। हिंदी में कहावत सुनी है तुमने? कदम बढ़ाना या अपना कदम रखना, उसका मतलब होता है टेक फर्म स्टैंड, मतलब कठोर निर्णय लेना। कठोर या मजबूर निर्णय लेना। निर्णय क्या होता है पता है क्या तुम्हें?
डिसीजन, हाँ डिसीजन समझ जाओगे तो है इंग्लिश में, ठीक है। फुट वंस फुट डाउन, अपना कदम बढ़ाना या अपना निर्णय लेना, ठीक है। अगला है 27वां, रेनिंग कैट्स एंड डॉग, कुत्ते बिल्ली वाली बरसात, मूसलाधार बरसात होती है ना, उसको कहते हैं रेनिंग कैट एंड डॉग्स। कुत्ते बिल्ली वाली बरसात किसको कहते हैं? मूसलाधार बरसात। देख लो, मूसलाधार बरसात, रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली। 27वें का हिंदी अर्थ है मूसलाधार बरसात। 28वां, टू बी एन ऑल एट सी। देखो एट सी होता है ना, देखो इधर देखो, एट सी इन एफिक्स, इन सब का मतलब होता है उलझन में होना, पजल्ट होना, है ना। इन सब का अर्थ क्या होता है? उलझन में होना या पजल्ट होना। इनएफिक्स भी लिख लेना इसके आगे, इनएफिक्स मतलब उलझन में होना। अगला देखो, टू बी ऑन क्लाउड नाइन। देखो क्लाउड का मतलब यहाँ आसमान से है, सातवें आसमान पे होना, मतलब खुशियों में बहुत अपार खुशी होना, है ना। ऐसे कहते हैं ना, आज तो मेरी खुशी के सातवें आसमान पे होंगे, है ना, तो बहुत ज्यादा खुशी होना। इसका मतलब क्या होगा? टू एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब हैप्पी मतलब बहुत ज्यादा खुशी होना। देख लो, अत्यंत खुशी होना, बहुत ज्यादा खुशी होना। अगला देखो 30वां, टू ब्रिंग टू लाइट। देखो ब्रिंग मतलब होता है लाना, टू लाइट मतलब प्रकाश में, किसी चीज को प्रकाश में लाओ मतलब उजागर करना होता है। इसका मतलब क्या होता है? उजागर करना, है ना। हाँ, फैलाना किसी बात को, उजागर करना। दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है रिवील, एक तो होता है रिवील, एक होता है कॉन्सील। रिवील का मतलब होता है उजागर करना और कॉन्सील का मतलब होता है छुपाना, ठीक है। इसका मतलब होता है उजागर करना। और इस फ्रेज का अर्थ लिखो इडियम का, कि इसका मतलब क्या होता है? किसी बात को उजागर करना। ये अर्थ लिखे ना, रिवील का मतलब उजागर और कॉन्सील का मतलब छुपाना। नेक्स्ट देखो 31, टू गेट इनटू हॉट वाटर। देखो भाई, अगर तुम्हें गर्म पानी में डाल दिया जाए तो तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा? मतलब दुख होगा ना, दर्द होगा ना, मतलब परेशानी में पड़ जाओगे तुम। तो टू गेट इनटू हॉट वाटर मतलब परेशानी में पड़ जाना। टू गेट इनटू ट्रबल, ट्रबल होती है परेशानी, देख लो, ट्रबल यानी परेशानी, तो परेशानी में पड़ जाना होता है, हॉट वाटर में पड़ जाना का मतलब। To make both ends meet, to make both ends meet। भाई अपन जब अपना गुजारा होता है ना, जो बिल्कुल ऐसे चल रहा है, बहुत कठिन ऐसे चलता है, तो अपन ऐसे हाथ मलने लगते हैं ना, कहीं से कोई इनकम नहीं हो रही, मतलब गुजारा करता बड़ी मुश्किल से चलना। इसका अर्थ ये होता है कि तो दोनों हाथ मिलना। लिख लो फटाफट, दोनों हाथ मिलना। हाँ। अगला है टू पे थ्रू द नोज, नाक के द्वारा पे करना। इसका मतलब होता है बहुत पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। पे एन एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा, हाई प्राइस मतलब कीमत, ज्यादा कीमत भुगतान करना। चौथा है टू पुल वंस लेग। अगर देखो तुम भी स्कूलों में खूब देखे होगे, बड़े दोस्त की टांग खींचना। टांग खींचना मतलब मजाक करना, तो इसका आप लिख लो, किसी का मजाक करना, मजाक उड़ाना। प्लेइंग ए जोक विद समवन, किसी के साथ मजाक करना। कौन सा है पहले वाला? टू पे थ्रू द नोज, ऊंची कीमत या अधिक कीमत भुगतान करना, ज्यादा कीमत भुगतान करना।
नाक से पे करना मतलब कठिन ही होगा ना, समझ नहीं पा रहे, स्टार लगाएगा उसके अच्छी। नेक्स्ट देखो, टू पुल वंस लेग प्लेइंग ए जोक विद समवन। देखो टांग खींचना, बचपन में सुना होगा ना, ये मैं टांग खींच रहा है सर, मतलब मजाक कर रहा है। हाँ, किसी के साथ मजाक करना या मजाक उड़ाना। 35वां देखो लास्ट, टू टेक टू वंस हैट ऑफ। देखो किसी को भी अगर कोई अच्छा काम करते हैं, किसी को नौकरी मिल जाए तो उसको हैट ऑफ कहा जाता है इंग्लिश में। हैट ऑफ, हैट ऑफ मतलब हैट टोपी होती है ना, हाँ हैट ऑफ मतलब बधाई देना, किसी को बधाई देना। तुम्हें पता है ग्रेजुएशन होती है ना बड़ी कॉलेजों में, जो अपन डिग्री लेते हैं तो वहाँ पे हैट दी जाती है उनको, हैट और एक पेपर दिया जाता है, ब्लैक कलर की, वो पूरा पहनने का वो हैट दी जाती है, ठीक है। तो उससे याद रखना, हैट ऑफ का मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस। किसी को डिग्री मिल रही है तो उसको बधाई देंगे ना, पर हैट ऑफ से याद रहना कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई देना किसी को। लिखो फटाफट। और नेक्स्ट